हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल आप लोग का एग्ज़ाम है यूपीएलटी ग्रेड का, अब खास तौर से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो यूपीएलटी ग्रेड 2025 और हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स। आप लोग के लिए कहे थे कि 2 या 3 मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर लाएंगे, लेकिन टेस्ट पेपर मैं नहीं ला पाया क्योंकि इस समय एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, मैं भी काफ़ी बिजी हो गया था। लेकिन एक टेस्ट पेपर मैं लाया हूँ। ध्यान दीजिएगा कि 1 टेस्ट 1 शॉट, मतलब समझिए कि जितना अब तक पढ़े हैं आप लोग, सब सारे लेक्चर्स का एक ही टॉपिक में निचोड़ है, और वो भी 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। सारे टॉपिक को कवर करके जो सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो लग रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है या आने की संभावना है, उस क्वेश्चन को हमने लिया। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे लिखे हैं कि एग्जाम से पहले उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का हेल्प मिल जाए। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, यूपीएलटी ग्रेड कॉमर्स लिखा है ना, टेस्ट पेपर या समझिए या मॉडल पेपर, और नीचे लिखा है मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन। जो अब तक जो 10 मैराथन क्लास आप लोग 10 टॉपिक से दिए थे, उन सभी में से कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चनों को जो लग रहा है कि भाई एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन को हमने रखा। दूसरी चीज़ कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग का पेपर बेहतर हो, क्योंकि अच्छा पेपर होगा तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके लिए प्री तो क्वालिफाई समझिए कम से कम कर ही लीजिए, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने में आप लोग को क्वालिफाइंग मार्क से थोड़ा सा ऊपर जाना रहेगा, ताकि आप प्री क्वालिफाई होंगे, और पक्का है कि आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि आज मैं समय नहीं दूंगा, क्योंकि उसको लंबा चौड़ा समझाने में, क्योंकि बस एक ही बार में मतलब आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, ताकि आप लोग के पास समय कम है, एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि निम्न में से कौन सा प्रलेख, निम्न में से कौन सा प्रलेख बाह्य कार्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। ध्यान से समझिएगा, ये कंपनी का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रलेख, क्योंकि हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं। निम्न में से कौन सा प्रलेख कंपनी के बाह्य कार्य क्षेत्र की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, पार्षद प्रविवरण अंतर नियम, इनमें से कोई नहीं। तुरंत ऑप्शन पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे ही करके एक एक क्वेश्चन में आप लोग को बस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर। ठंड का थोड़ा समय है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन में मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर क्या है। लिखा है मुद्रा संकुचन मनी डिफ्लेशन और मुद्रास्फीति माने मनी इन्फ्लेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा है संकुचन में कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति में घटती है। बिल्कुल नहीं। संकुचन में माने मुद्रा संकुचन में कीमतें हमारी घटती हैं और मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर होगा कि मुद्रा संकुचन की दशा में कीमतें क्या होती हैं, घटती हैं, और मुद्रास्फीति की दशा में बढ़ती हैं। क्योंकि हम केवल उसी करेक्ट आंसर पे ही हम फोकस करेंगे कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बार बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण और शहरी, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, शहरी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कह रहा है कि किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण और शहरी 2 वर्गों में वर्गीकरण किया गया। यह किस प्रकार का कह रहा है, क्लासिफिकेशन है। ऑप्शन में गुणात्मक, संख्यात्मक, भौगोलिक, इनमें से कोई नहीं। शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र है गुण के आधार पर बांटा गया। ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कथन किसने की, ये तो कई बार एग्जामों में आ चुका है, और डिफरेंट एग्जामों में, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मार्शल, केन्स, हार्टले, विदर्स, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा मार्शल और
वाकर महोदय ने, हार्टले विदर्स और वाकर महोदय ने ये कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य। ऑप्शन नंबर सी। बस केवल ऑप्शन पे क्वेश्चन, हमारा सीधे आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? देखिए, मनी का कार्य पूछ रहा है, नहीं है। मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, मूल्य की स्थिरता, स्थगित भुगतान का आधार। बताइए, मुद्रा का कौन सा इसमें कार्य नहीं है? मूल्य का संचय मुद्रा का कार्य है, चाहे जो भी कार्य हो। मूल्य का मापन भी है, स्थगित भुगतान का मानक भी है, मूल्य का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। अंशों के जब्ती के समय अंश पूंजी खाते को, मतलब जब शेयर को हम जब्त करते हैं, फॉरफिटेड कर लिया जाता है, तो उस अंश पूंजी खाते को क्या किया जाता है? ऑप्शन में क्या है? जब्त किए गए अंशों को अंकित मूल्य से डेबिट किया जाए। अंकित मूल्य से तो कतई डेबिट नहीं करते हैं। जब्त किए गए अंशों को प्राप्त रकम से डेबिट करते हैं, प्राप्तो रकम से डेबिट नहीं करते हैं। जब्त किए गए अंशों पर मांगी गई रकम से डेबिट करते हैं। यही ऑप्शन सही है, सीधे समझिएगा। जब्त किए गए अंशों को जो याचना राशि होती है उससे हम डेबिट करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। रेपो रेट क्या है? आ सकता है क्वेश्चन में। जनता को ऋण देने की दर, बैंक से ऋण लेने की दर, आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने की दर। ऑप्शन नंबर क्या है? रेपो रेट क्या है? आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण देने की दर। अगला है अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव? जब मनी इन्फ्लेशन जब होता है देश में, तो पूछ रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी प्राइस पर। कीमतें बढ़ती हैं, बस एक लाइन में समझिए। सही आंसर क्या है? मुद्रास्फीति का इस सिचुएशन होता है तो वहाँ वस्तुओं या सेवाओं का जो मूल्य है वो बढ़ता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन पूछ रहा है सत्य है? ऑप्शन में दे रहा है कि समांतर माध्य श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। बिल्कुल यही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही कथन यह है कि जब भी हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो इसमें श्रेणी का प्रत्येक पद शामिल होता है। बिना प्रत्येक पद का समांतर माध्य ज्ञान नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि एक अंकेक्षक की भूमिका निम्न में से किस प्रकार होती है? एक जो हमारा ऑडिटर होता है, इसकी भूमिका किस प्रकार होती है? शेर की तरह, लोमड़ी की तरह, शिकारी कुत्ते की तरह कि पालतू कुत्ते की तरह? सही ऑप्शन है पालतू कुत्ते की तरह। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी का क्या आशय है? कंपनी की जो एथोराइज कैपिटल होती है उससे क्या आशय है? तो ध्यान से समझिएगा। पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य में उल्लिखित अधिकतम राशि, यही आंसर आपका सही दिख रहा है कि अधिकृत पूंजी का मतलब होता है कि ऐसी पूंजी जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है, उसी को अधिकृत पूंजी, संचित पूंजी, नामित पूंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बस मेन टॉपिक पे समझिएगा। लेखा वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते तैयार होने के बाद हिसाब किताब की एक ही बार में की गई संपूर्ण जांच क्या कहलाती? कह रहा है कि लेखा वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते तैयार होने के बाद हिसाब किताब का एक ही बार पूरी जांच जो की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सामयिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण। सही ऑप्शन है सामयिक अंकेक्षण। इसी को हम वार्षिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है,
कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक की रिपोर्ट वर्णित है। ये भी पूछ सकता है कि कंपनी एक्ट 2013 में किस सेक्शन में एक ऑडिटर की रिपोर्ट वर्णित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जैक्ट जानिएगा। धारा 143, ऑप्शन नहीं मैं आपको बता रहा हूं, धारा 143(2) मुझे मानी याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि आज मैं आप लोग को सीधे सही आंसर पर फोकस कर रहा हूं। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित परिस्थितियों में निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है। मतलब पूछ रहा है वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें कंटिन्यू ऑडिट जरूरी है। जब विस्तृत जांच करनी हो, सही है। जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम चिट्ठे की आवश्यकता हो, ये भी सही है। जब आंतरिक नियंत्रण की कोई समुचित व्यवस्था न हो, ये भी सही है। सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि ऑडिट नोटबुक क्या है। ऑडिट नोटबुक क्या है? दैनिक लेखा पुस्तक नहीं भाई। ऑडिटर की महत्वपूर्ण टिप्पणी, मतलब जब एक ऑडिटर को ऑडिट करता है तो उस पर जो भी महत्वपूर्ण कमेंट या टिप्पणी करना चाहता है तो वो किस में करेगा? ऑडिट नोटबुक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो तटस्थता वक्र क्या होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थता वक्र हमारा क्या होता है? मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, एक सरल रेखा में होता है कि नीचे से ऊपर धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन होगा कि जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो वहां पर हमारा जो उदासीनता वक्र है एक सरल रेखा में होगा। ऐसे आप लोग का सरल रेखा में होगा। अगला क्वेश्चन, एक ऑप्शन कट गया है 17 नंबर में। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी पीईटी के एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। बताइए क्या होती है भाई? जब कुल टोटल यूटिलिटी हमारी सबसे हाई होती है तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। एक ऑप्शन नीचे कट गया है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप क्या है? लोकतांत्रिक संगठन किसको कहते हैं? रेखी संगठन, कार्यात्मक संगठन, समिति संगठन, स्टाफ संगठन। जो हमारा समिति संगठन है इसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक संगठन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है? मतलब कह रहा है कि जोड़ा है, अब बताना है आपको। FW टेलर क्या मानवीय संबंध का दृष्टिकोण दिया? वो तो एल्टन में वो दिए थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। हेनरी फ्योल की प्रबंध की सार्वभौमिकता, बिल्कुल सही है। प्रबंध की सार्वभौमिकता किसने कहा था? हेनरी फ्योल। एल्टन में वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये तो दिए ही नहीं थे। मेरी पार्कर फोलेट वैज्ञानिक प्रबंध दिए नहीं थे। दूसरा ऑप्शन सही है, हेनरी फ्योल ने कहा था। प्रबंध की सार्वभौमिकता का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि व्यवसाय के हिसाब किताब का किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष के मध्य में जो अंकेक्षण किया जाता है, सीधे से कहने का मतलब है कि किसी विशेष उद्देश्य से जो वर्ष के मध्य में जो ऑडिटर ऑडिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण। उसको अंतरिम अंकेक्षण, इंटर्म ऑडिट कहा जाता है। अगला है यदि कंपनी टेबल ए को अपनाती, अग्रिम मांग अदायगी कालसीन एडवांस पर कंपनी को कितना ब्याज देना पड़ता है? मतलब सीधे से कराए कालसीन एडवांस पर ब्याज का रेट क्या होता है? 8%, 12%, 7%, 5%। सही ऑप्शन है 12% होता है। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कुछ घटिया वस्तुएं, ठीक ना, कि कीमतें गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती हैं, इसका कारण क्या है? कुछ निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं
उनकी कीमतें यदि गिरती हैं तो उनकी मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बढ़ने के बजाय पर घटती है। इसका मुख्य कारण आपका क्या है? गिफेन का विरोधाभास है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वन लाइनर बस एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर। कौन सा बाजार उत्पाद विभेद प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अधिक निर्भर करता है? कौन सा उत्पाद विभेद पर अधिक निर्भर करता है? ऑप्शन में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारी है प्रतिस्पर्धा, गतिशील प्रतियोगिता। सही ऑप्शन क्या है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। कार्यालय भवन पर कार्यरत मजदूरों ने, कार्यालय बिल्डिंग पर कार्यरत मजदूरों ने निजी भवन के निर्माण का कार्य कराया, इसे हम क्या कहते हैं? मतलब ऑफिस के बिल्डिंग पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उसे सीधे अपने घर बुला के ले गया कि चलो भाई मेरे घर पे ये काम कर देना। ये पूछ रहा है ये क्या कहते हैं? संपत्ति का गमन, श्रम का गमन, सुविधा का गमन, कि इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? इसे कहते हैं श्रम का गमन। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर। किसी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाए? कह रहा है कि यदि कोई ऑडिटर है उसका पारिश्रमिक किसके द्वारा, सीधे से आपको पढ़ाते समय बताए थे कि जो जिसकी नियुक्ति करेगा वही उसकी सैलरी देगा, तो सीधे से समझिएगा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नीचे दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग कहा जाता है? किसे अंकेक्षक की रीढ़ की, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रमाणन को अर्थात वाउचिंग को बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन शायद पिछले बार एलटी में आया था। ये 27 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, लिखा है कि कार्य आवश्यकता नियोजन का अनुक्रम है। जो कार्य आवश्यकता नियोजन प्लानिंग है, इसका अनुक्रम क्या है? पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। पहला ही ऑप्शन सही है। इसका अनुक्रम माने एक सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले होना चाहिए कार्य सूची, फिर कार्यों का वर्णन, फिर कार्यों का मूल्यांकन। क्योंकि कार्यों की जब सूची बनाएंगे तो फिर कार्यों को डिफाइन भी करेंगे, फिर उसके बाद से उसका वैल्यूएशन करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हमेशा देखिएगा इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो मूल्यांकन सबसे बाद में आता है। अगला क्वेश्चन, ये भी शायद पिछले एलटी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 28 नंबर, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी कितनी होनी चाहिए? मतलब पूछ रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी में कि न्यूनतम शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए। तो मुझवानी याद रखिएगा भाई कि 1 लाख कम से कम होना चाहिए। अगला है इंडेंट व प्रपत्र है। इंडेंट कौन सा प्रपत्र होता है? इंडेंट कौन सा प्रपत्र है? आयातकर्ता द्वारा निर्यातक एजेंट को दिया जाता है। इंडेंट क्या होता है कि जो आयात करता है वो निर्यातक एजेंट को जो प्रपत्र देता है माल मंगाने के लिए या माल की जानकारी के लिए, वो हमारा इंडेंट पत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो अब प्लस जो सही आंसर है वो क्योंकि समय नहीं है आपके पास। ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात फिर निर्यात किया जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि रेगुलर रन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, माने बराबर आने वाले। ऐसे व्यापार को हम क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात करते हैं? ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसको हम कहते हैं पूरा निर्यात व्यापार। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो बराबर रन करने वाले होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, तेल शोधन कारखाना और चीनी मिल किस उद्योग की श्रेणी में है? जो हमारे तेल की रिफाइनरी है और शुगर मिलें हैं, ये किस इंडस्ट्री के कैटेगरी में आती हैं? तो देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, तृतीय दिया है, तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी जो हमारी इंडस्ट्री होती है, द्वितीय हमारा उद्योग होता है, उस कैटेगरी में आती हैं।
क्योंकि प्राइमरी में तो हमारा एग्रीकल्चर पशुपालन आएगा और इसमें तृतीय वाले में सर्विस सेक्टर आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है, एक पार्टनरशिप अस्तित्व में कैसे आती है, केवल स्पष्ट करार द्वारा, केवल स्पष्ट व प्रलक्षित करार द्वारा। सही स्पष्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर बी, केवल स्पष्ट या प्रलक्षित करार द्वारा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, व्यवसायिक संगठन का वह कौन सा स्वरूप है, व्यवसायिक संगठन का वो कौन सा स्वरूप है जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने पर भी निर्बाध गति से चलता है। मतलब पूछ रहा है वो कौन से व्यवसायिक संगठन का स्वरूप है जिसमें कोई आदमी मर भी गया तो भी बिजनेस चल रहा है उसका, वो है, उसका नाम होता है कंपनी। कंपनी में किसी के आने जाने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर। इसमें दे रहा है कि पार्षद सीमा नियम बनाना आवश्यक है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये किसके द्वारा बनाना जरूरी है, निजी कंपनी के लिए, सार्वजनिक कंपनी के लिए, निजी और सार्वजनिक दोनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, दोनों के लिए बनाना जरूरी। इसी तरह पूछा है, इसी से रिलेटेड अंतर नियम संबंध स्थापित करता है। जो में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो किसके किसके बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन में दे रहा है इसमें कंपनी तथा इसके सदस्यों के मध्य, कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के मध्य, कंपनी और सदस्यों से कंपनी और सदस्यों से तथा सदस्यों से आपस में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि साझेदारी के अनुबंध में साझेदारी की अवधि संबंधी कोई बात नहीं दी गई है तो ऐसी साझेदारी होगी। लिखा है कि यदि साझेदारी के अनुबंध में साझेदारी की अवधि संबंधी कोई बात नहीं दी गई है, मतलब जब भी साझेदारी बनती है उसके एग्रीमेंट के टाइम कोई भी बात नहीं कही गई है, तो ऐसे साझेदारी को हम क्या कहते हैं? तो सीधे से एक लाइन में समझिए, उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। अगला है, संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उस पर कौन सा एक्ट कानून लागू होता है? उस पर कोई कानून नहीं लागू होता, एक कानून छोटा सा लागू होता है जिसको हम हिंदू लॉ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर, ये अक्सर आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है। लिखा है कि ग्रेसम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी सबसे बुरी मुद्रा, लिखा है कि ग्रेसम के नियम के अनुसार इनमें से कौन सी सबसे बुरी मुद्रा है? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील, प्रतिष्ठ। सही ऑप्शन है परिवर्तनशील मुद्रा, जिसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक ना, ये मुद्रा को हम सबसे बुरी मुद्रा के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं? हमारा जो साख का नियंत्रण, जैसे आरबीआई साख का नियंत्रण करती है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि साख का नियंत्रण कौन करती है, तो आरबीआई करती है। तो साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। बैंक दर नीति साख नियंत्रण का उपाय है। खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण का उपाय है। नगद कोष अनुपात ये भी है। साख जमा अनुपात जो होता है ये साख नियंत्रण का उपाय नहीं होता। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सहकारिता व समानता मूलक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर किस व्यवसाय का निर्माण किया जाता है? लिखा है सहकारिता व समानता मूलक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर किस व्यवसाय का निर्माण किया? जो प्रजातांत्रिक और समानता मूलक जो है उस पर सहकारी संगठन, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी स्थापना की जाती है और किसी की नहीं। एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा समय इसको ऊपर करके मैं बता दूं। एक व्यवसाय में ख्याति का मूल्यांकन अंतिम 4 वर्षों के 4 औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाना है। अंतिम 4 वर्षों का परिणाम ऐसे दिया गया है, माने लाभ दिया गया है, तो ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है और 1 साल का ये हानि। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। आपको तो मालूम है कि गुडविल हम कैसे निकालते हैं,
गुडविल निकालने के लिए कुल वर्षों का लाभ 10,000 15,000 प्लस 17,000 माइनस 8,000 बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 4। जोड़िए इसको 7 5 हो जाएगा 12 होगा ना, और 1 1 2 1 3 1 4, इसमें से 8,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस है 4। अब इसमें क्रय मूल्य भी करना पड़ेगा, 3 वर्षों का क्रय मूल्य है तो गुणे 3 कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 42 में से 8 गया भाई कितना बचेगा 34 गुणे कितना हो जाएगा 3/4 गुणा कर दीजिए 0 0 0 4 तिहाई हो जाएगा 12 3 तरीका 9 1 10 बटा हो जाएगा 4 4 से काट देंगे 4 दूनी 8 2 बचेगा 4 पच्चे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बचेगा 2 4 पच्चे 20 4 पच्चे 20 25,500 इसमें कहीं ऑप्शन में दिया है 25,500 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो ये गुडविल के वैल्यूएशन की भी पूछ सकता है। न्यायालय के आदेश से निम्न दशाओं में फर्म का विघटन हो सकता है। पूछ रहा है कि किस दशा में न्यायालय परमिशन दे सकता है कि फर्म का विघटन हो जाए। ऑप्शन में दे रहा है इसमें जब कोई साझेदार पागल हो जाए, जब कोई साझेदार दुराचार का दोषी हो जाए, जब कोई साझेदार अस्थायी रूप से कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो जाए। तीनों ही सिचुएशन में एक कोर्ट न्यायालय उस फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर 43 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, लिखा है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व हो है उसका आकार भाई कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हमेशा याद रखिएगा एवरेज कॉस्ट वर्ग का हमारा आकार यू आकार का होता है। निम्न में से कौन सा अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक ना, अपूर्ण प्रतियोगिता का रूप है। एकाधिकार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही ये हमारे अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप हैं, भाग हैं, प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 दे रहा है, लिखा है मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है। ये पहले के एग्जामों में इधर तो नहीं आया लेकिन पहले कोई एग्जामों में बहुत बार आया। बस मैं मांग की आड़ी लोच का सही फार्मूला बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और वो कैसे क्या फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा। एक्स वस्तु के मांग में अनुपातिक, क्योंकि इधर उधर गाजेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। याद रखिएगा एक्स ऊपर रहेगा वाई नीचे रहेगा। और ऊपर है मांग में अनुपातिक परिवर्तन होगा और नीचे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पीछे अभी लेक्चर जो मैं प्रोवाइड किया था इसमें मैं पढ़ाया था। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होती है और उसकी मांग में ठीक 20% कमी हो जाती है, समझिएगा उसकी कीमत में 20% वृद्धि होती है और उसकी मांग में 20% कमी हो जाती है, तो वो कौन सी मांग होगी। इकाई के बराबर लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। ये केवल एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला 47 नंबर 47 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में दे रहा है जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अक्सर आने वाला क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये सही है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये भी सही है। एक क्वेश्चन में पीछे आया था। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, ये भी सही है। अर्थात ये तीनों सिचुएशन सही हैं। इसमें से कोई ना कोई सिचुएशन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है
कि अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो प्रस्तावित किए थे। राइट शेयर किसे प्रस्तावित किए जाते हैं? विद्यमान शेयर धारकों को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है कि जब अंश अपहृत खाते में आहरित अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात शेष बची राशि को किस खाते में अंतरित किया जाता है? प्रश्न क्या है कि जब शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया जाता है, फिर से उसे रीइशू किया जाता है, तो फॉरफिटेड की राशि को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? बस मुजवानी याद रखिएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कोई ऑप्शन जानने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन इसमें भी है। 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर इसमें कह रहा है कि सरकारी अंकेक्षक का क्या तात्पर्य, जो गवर्नमेंट ऑडिटर होता है उससे हमारा क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में दे रहा है, समझ लीजिए। सरकारी विभाग के, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी विभाग के, माने सरकारी विभाग के खातों का जो अंकेक्षण ऑडिटर करता है उसी को गवर्नमेंट ऑडिट या गवर्नमेंट ऑडिटर कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक और वैधानिक अंकेक्षक के मध्य अंतर क्या है? इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बीच मेजर डिफरेंस हमारा क्या होता है? तो मैं डायरेक्ट अंतर बताता हूं। सी आंसर देखिएगा, ये आंसर आपका सही है। अब इसमें क्या कहा है, एक सेकंड, इसमें क्या कहा है? आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति स्वैच्छिक है। जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति स्वैच्छिक है, प्रबंध वर्ग पर निर्भर करता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कानूनी है, इसको जरूरी है कि उसको नियुक्त करना कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 100 रुपये का अंश 80 रुपया मांगा गया, मैंने 100 रुपये का शेयर है, 80 रुपया मांगा गया और 50 रुपये चुकाए गए, हरण कर लिया गया। अंश पूंजी खाते शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। भाई जब भी फॉरफिटेड शेयर किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट मांगी गई राशि या याचित राशि से डेबिट किया जाता है, जितना मांगा गया है उतना, 80 रुपया। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ अधिकतम कब होता है? जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें लाभ पूछ रहा है, मैक्सिमम कब होता है? कभी एकाधिकार में पूछता है, कभी इसमें पूछता है। पिछली बार एकाधिकार में पूछा था, तो ध्यान दीजिएगा। जब MR=MC के बराबर हो तो ऐसी दशा में हमारा क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार है। हायर परचेस सिस्टम में जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उसकी गणना का आधार क्या होता है? संपत्ति का रोकड़ मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई की परिणात्मक साख नियंत्रण विधि है? गुणात्मक और परिणात्मक दो तरीके से साख नियंत्रण की विधियां होती हैं। परिणात्मक साख नियंत्रण के साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रिया, उपभोक्ता साख नियंत्रण। तो खुले बाजार की जो क्रिया है वो परिणात्मक साख नियंत्रण होती है, ठीक ना। 56 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ट्रैवलर चेक, मोबाइल वॉलेट, पॉलीमर नोट, क्रेडिट कार्ड। क्योंकि क्रेडिट कार्ड ये हमारा प्लास्टिक का बना हुआ एक कार्ड होता है जिससे हम कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कुछ आसान भी क्वेश्चन आएंगे, सब टफ ही नहीं आएगा। 57 नंबर क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहकारी साख से त्रिस्तरीय ढांचे में सम्मिलित नहीं है? मतलब जो हमारा कोऑपरेटिव जो साख है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो 3 लेवल पे होती है। पूछ रहा है कि कौन तीसरे लेवल पर त्रिस्तरीय ढांचे में नहीं है? ऐसे राज्य सहकारी होता ही है, केंद्रीय सहकारी होता है, प्राथमिक सहकारी होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें शामिल नहीं। अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है, जो अनएक्रूड कमीशन है, इसे पूछ रहा है कि कहाँ भाई दिखाया जाता है। अनएक्रूड कमीशन को बस एक लाइन में समझिएगा
लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर दिखाया जाता है। अनएक्रूड कमीशन को कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कमीशन में से घटाकर दिखाया जाता है। हम केवल आंसर पर फोकस कर रहे हैं आज। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंतिम रहतिये का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर किया जाता है? लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 61 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक 2 ऑप्शन नीचे कट गया है। चलिए मैचिंग करने वाला है, देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। अब मैचिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा नियोजन का संबंध पूर्वानुमान से होता है। इधर नियोजन स्टाफिंग निर्देशन नियंत्रण है, इधर प्रशिक्षण पूर्वानुमान मूल्यांकन और प्रेरणा। ठीक है, तो देखिए 2 ये तो मिल ही रहा है। दूसरा चीज स्टाफिंग का संबंध किससे है भाई? प्रशिक्षण से है, ये मिल गया। निर्देशन का संबंध अभिप्रेरणा से है और नियंत्रण का संबंध इससे है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का ये होगा 2, 1, 4, 3। देखिए पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, 2, 1, 4, 3 सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी वाला जानने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है कि क्या होना चाहिए, क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र की वो कौन सी शाखा है जो इस बात पर फोकस करती है कि क्या होना चाहिए? उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि उदारीकरण से क्या आशय है? लिबराइजेशन, उद्योगों की संख्या घटाना, प्रतियोगिता घटाना, नियंत्रण तंत्र में ढील देना, ब्याज दर का स्वतंत्र निर्धारण। सही ऑप्शन है कि जब उदारीकरण का मतलब होता है जब सरकार किसी भी तरीके से माने जो व्यापार पर जो कंट्रोल करती है उसमें जो थोड़ी ढील देती है तो उसको हम उदारीकरण कहते हैं, नियंत्रण तंत्र में ढील देना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ अथवा हानि को अंतरित किया जाता है। रिवैल्यूएशन पर यदि हमें लाभ या हानि होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप याद करिएगा, तो उस लाभ या हानि को कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई? जितने भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं, हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, उनके खाते में हम सीधे पूंजी खाते में वही ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? अक्सर आता है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो गोसेन का प्रथम नियम भाई किसको कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है आराम की वस्तुओं की मांग होती है। आराम का मतलब है विलासिता की वस्तुएं, ऐसो आराम की वस्तुएं की मांग की लोच क्या होती है? लोचदार। क्योंकि आराम की वस्तुएं कौन लोग लेते हैं? धनी लोग लेते हैं। उनको कोई भी सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, महंगी सी महंगी वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। इसलिए विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं वो लोचदार उनके लिए होती हैं। अगला है जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत आधारित है। जो जनसंख्या का हमारा माल्थस सिद्धांत है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ह्रासमान प्रतिफल के नियम जैसे कि कृषि पर लागू होता है, वो जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत उस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है 67 नंबर में कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र क्या होता है? जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है तो फर्म का मांग कैसा होता है? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है।
अगला है कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली क्या है। डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा होता है क्या है, तो एक लाइन में समझिए कि प्रत्येक लेन देन के लिए प्रविष्टियां करना जिसमें एक प्रविष्टि को डेबिट और दूसरे प्रविष्टि को क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है प्रत्येक लेन देन के लिए क्या होगा, दो पक्षों में लेखा करना, डबल प्रविष्टि, एक जिसमें एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट। लेखा तो एक ही होगा लेकिन उसमें दो पक्ष में लिखा जाएगा, एक को डेबिट एक को क्रेडिट। 69 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का कारण है। लेखा पुस्तकों को तैयार करते समय खिड़की सज्जा विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का प्रमुख कारण क्या है। भाई यह तो रूढ़िवादी था कि परंपरा हुई। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। समय कम है इसलिए मैं ऐसा आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। केवल सीधे क्वेश्चंस और उस पर हम चलते हैं ऑप्शन पे। एक न्यूमेरिकल दिया है, ये न्यूमेरिकल बराबर रेगुलर हर एग्जाम में आता है। यदि माध्यिका 54 और माध्य 60 हो तो बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव फार्मूला लगता है, z इक्वल टू होता है 3m माइनस होता है 2x बार। तो z की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई माध्यिका हमारी 54 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इक्वल टू 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 3 पचे हो जाएगा 15 1 16 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर इसमें से घटेगा तो 2 और ये 4 आएगा 42। ऑप्शन में है कहीं 42। ये बराबर क्वेश्चन आता है तो इसलिए इस अल्टरनेटिव फार्मूले को याद रखिएगा। अगला है कि माध्य विचलन मानक विचलन का कौन सा भाग होता है। ये भी बराबर एग्जाम में आता है कि जो हमारा माध्य विचलन है स्टैंडर्ड डिविएशन का कौन सा भाग होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे होते हैं इसको मुझेवानी याद रखा जाता है, वो 4/5 भाग होता है माध्य विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन का। और यही चीज लिखा रहता है मानक विचलन माध्य विचलन का कितना भाग होता है, तो ये उलट जाता 5/4। अगला 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि मानक विचलन की गणना किस आधार पर की जाती है। स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना हमेशा ध्यान दीजिएगा माध्य के दम पर की जाती है और किसी के सहारे नहीं की जाती। अगला है अपकिरण का सापेक्ष माप क्या है। देखिएगा किसी का भी सापेक्ष माप पूछा रहे, जब तक उसमें गुणांक नहीं लगा रहेगा तो सापेक्ष माप नहीं होगा। बाकी सारे सिचुएशन में निरपेक्ष माप होगा, लेकिन जहां गुणांक लग गया तो सापेक्ष माप होगा। मानक विचलन विचरण और देखते हैं क्या है विचरण गुणांक, ये लगा है ना विचरण गुणांक, जहां गुणांक लगेगा वो हमारा सापेक्ष माप होगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑडिटिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है यह पता लगाना कि लाभ हानि वो आर्थिक चिट्ठा सही वो उचित स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं करता है, ये अंकेक्षण का हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगला है एक क्रय है। क्रय वापसी बही का प्रमाणन किस बेस पर किया जाता है। जो हमारा क्रय वापसी बही है इसका वाउचिंग किस बेस पर किया जाता है। तो भाई ध्यान रखिएगा क्रेडिट नोट के दम पर किया जाता है। क्रेडिट नोट की सहायता से क्रय वापसी बही का वाउचिंग किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है 76 नंबर लिखा है कि अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए। जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो शेयर का जब फॉरफिटेड किया जाता है तो उसमें ऑडिटर को क्या देखना चाहिए। ऑप्शन में दे रहा है, जो भी दे रहा हो तो सीधे आप याद रखिएगा शेयर के संबंध में पार्षद अंतर नियम को देखना चाहिए, बाकी से कोई लेना देना नहीं, ये सारी बातें अंतर नियम में होती है। अगला है आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं। जो हमारा इंटरनल जो कंट्रोल होता है, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा केवल आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण, ये आंच नहीं है जांच है, ठीक ना। इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल दो चीजें शामिल होती है आंतरिक नियंत्रण इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, ये दोनों चीज शामिल होती है इंटरनल कंट्रोल में। आंतरिक नियंत्रण में दो ही चीज शामिल होती है, आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी।
अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर लिखा है कि लघु कार्य खाता की बची हुई राशि दिखाई जाती है। जो हमारी शॉर्ट वर्किंग की राशि बच जाती है उसे कहाँ दिखाते हैं? तो डायरेक्ट जानिए, उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। शॉर्ट वर्किंग की बची हुई राशि को कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि पूरा आ जाए। एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है 79। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए प्रयोग का सही उत्तर छांटिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि चालू दायित्व, बैंक अधिविकर्ष, ख्याति और लाभांश खाते का डेबिट से। इधर लिखा है पूर्वदत्त किराया, चालू संपत्ति, बनावटी संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। एक दूसरे से इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा इसमें सही। तो ध्यान दीजिएगा, चालू दायित्व बराबर कैसे मैच होगा? ये उलट गया है क्या? यहां मिलाइए गुडविल इंटेंजेबल एसेट्स। गुडविल क्या है? इंटेंजेबल एसेट्स हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये थोड़ा सा सीक्वेंस फॉर्मेट गड़बड़ हो गया, ठीक है ना? तो इसको मैं बता दे रहा हूं। इसमें 79 में आप लोग का बी सही होगा, और बी का मतलब ये होता है, सीधे समझिएगा कि यहाँ मैं अब समझा दे रहा हूँ कि जो हमारा प्रीपेड होता है ये हमारा करंट एसेट्स होता है, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो हमारा करंट लायबिलिटीज होगा, ठीक है ना। और जो हमारी गुडविल होगी वो हमारी इंटेंजेबल एसेट्स होगी, इस ऑप्शन के हिसाब से। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होगा, पीएल एंड लॉस का डेबिट होगा, ये बनावटी संपत्ति होगी, हमारी फिक्टिटियस एसेट्स होगी। ये सीक्वेंस है, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस इधर उधर हो गया है, तो ये समझिएगा। प्रीपेड करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज, गुडविल इंटेंजिबल एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिटियस एसेट्स। अगला एक न्यूमेरिकल आ गया पार्टनरशिप का। यदि ए और बी 5:3 के अनुपात में साझेदार है और सी को प्रवेश करते हैं और नया अनुपात 4:2:2 है और ए बी का त्याग का अनुपात क्या होगा? हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो पूछ रहा है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन निपट के आते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का प्रयोग कहाँ करते हैं? एडमिशन में। गेनिंग रेशियो का कहाँ करते हैं? उसमें रिटायरमेंट में। तो ओल्ड रेशियो हमारा ए का दे रहा है 5/8 और बी का हमारा दे रहा है 3/8। अब इसमें से माइनस कर देंगे कौन? ए और बी का। तो 4 बटा हमारा कितना हो जाएगा? 4 तो 6, 2 8, 4/8। इसका कितना हो जाएगा? 2/8। एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 और इसमें से जाएगा 5 - 4 और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 8। 3 - 2 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 1/8 अर्थात 1:1। ऑप्शन में क्या होगा? 1:1। ठीक इसी तरह अगला 81 नंबर क्वेश्चन है। गाना बनाम मर्रे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने पर हुई हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाना चाहिए। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। सीधे से समझिए, ऐसे कंडीशन में उस हानि को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ है, आंसर नीचे। 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर में दे रहा है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। जब शेयर इशू किया जाता है तो उसके प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, सीधे प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको दिखाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस में अविच्छिन्न उत्तराधिकार नहीं है। क्यों? कि अविच्छिन्न उत्तराधिकार जो लक्षण होता है वो कंपनी का होता है, न कि साझेदारी का होता है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। मैं आगे का पढ़ ही नहीं रहा हूं। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर, कि एक कंपनी समामेलित मानी जाती है जब, मतलब एक कंपनी रजिस्टर्ड कब मानी जाती है? जब रजिस्ट्रार से उसको समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। एक कंपनी समामेलित कब मानी जाती है? जब उसका रजिस्ट्रार से समामेलन पर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिल जाए। क्रियात्मक संगठन आधारित है। जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? वो केवल विशिष्टीकरण पर डिपेंड करता है और किसी पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि रेखा और कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। और पूछ रहा है कि रेखा और कर्मचारी संगठन को पूछ रहा है किसके लिए उपयुक्त है? जहां उपक्रमों का आकार बहुत बड़ा होता है वहां पे हमारे रेखा और कर्मचारी संगठन उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है। अगला है माध्यिका की गणना में श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। माध्यिका की जब हम गणना करते हैं श्रेणी को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? आरोही या अवरोही क्रम में। कहीं लिखा होगा आरोही अथवा अवरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। केवल मैं आंसर पर फोकस कर रहा हूं, ये मत सोचिएगा सर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। 88 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बीजगणितीय चिन्ह प्लस और माइनस का प्रयोग किस विधि में नहीं करते हैं? पूरी स्टैटिक्स में सब में प्लस माइनस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बशर्ते एक को छोड़कर, और वो हमारा नाम है माध्य विचलन। माध्य विचलन में ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है अल्प कार्य या लघु कार्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये आपको पीछे पढ़ाते समय बताए थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होता है अर्थात 60 वर्किंग इक्वल टू होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये बड़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर कभी इधर का सोचने लगते हैं कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट होगा कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला दे रहा है कि ब्याज संदेह खाते की बाकी क्रेता प्रतिवर्ष लिखता है। जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होता है उसको क्रेता प्रतिवर्ष पूछ रहा है कि कहाँ लिखता है। तो ये ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन में जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है मतलब माइनस में होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है। ये क्वेश्चन में आया था, आपको मैंने बताया था, इसलिए वो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। हर साल उस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीचे लिखा है कि जब साझेदारी संलेख पंजीकृत नहीं है, जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब साझेदारी फर्म क्या करती है? तब ऐसी दशा में जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है क्या करता है? वह जब साझेदारी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कुछ अयोग्यताओं के साथ अपना व्यवसाय चला सकता है। मतलब वो कुछ डिसेबिलिटी के तहत वो अपना बिजनेस को चला सकता है। इसी तरह एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। लिखा है कि 2 से लेकर यहाँ 6 तक, मतलब यहाँ इसे कुछ डाटा दिए गए हैं। इसका मोड पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक का मतलब क्या है कि प्रेक्षण की जो सबसे अधिक बार प्रयोग में आने वाली जो चर मूल्य होता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 5 एक बार, 5 एक बार, 5 एक बार, 5 4 बार 5 आया है, तो बहुलक हमारा क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर ई। ठीक इसी तरह लिखा है कि किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, मतलब पहले से कोई समझौता या अनुबंध नहीं हुआ, साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारी में विभाजित किया जाएगा। मतलब कोई समझौता नहीं हुआ है और साझेदारी फर्म समाप्त हो गई है तो उसका जो पूंजी लाभ है उस पूंजी लाभ को कैसे बांटा जाएगा? तो सीधे से जानिए, कोई समझौता नहीं है तो लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल एक दिया है
कि राम और श्याम 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने 1/4 भाग के लिए एक नया साझेदार किसी को बनाया। उन तीनों का नया अनुपात क्या होगा? ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। नया साझेदार आया तो 1/4 लेके आया, तो इसके मतलब है कि 3/4 होगा, वो हमारा राम प्लस श्याम का होगा। और मोहन जो है, अब इस तरह हम सबसे पहले राम का निकालेंगे। राम का पुराना अनुपात 3/5 है और श्याम का पुराना अनुपात 2/5 है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 का, इसमें भी 3/4 का सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा। अब एलसीएम क्यों लेंगे? 3 तरीका डायरेक्ट कर दीजिए, 3 तरीका 9 और 5 चौको 20। इसमें लिखिए 3 दूनी 6, 5 चौको 20। और जो मोहन हमारा आया है वो ऑलरेडी 1/4 आया है। इस तरह सबका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। और इसमें ये आपका आएगा 9 रेशियो 6 रेशियो 4 5 20, अर्थात 9 रेशियो 6 रेशियो 5 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं 6 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक इसी तरह क्वेश्चन है 96 नंबर। इसमें कह रहा है कि औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सीधे समझिए कि औसत, चलन, गति, वेग के लिए हम हरात्मक माध्य का प्रयोग करते हैं। एक न्यूमेरिकल और आ गया यहाँ पे। ए बी सी को 1:2:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। बी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है। तो ए और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। ए बी सी 3 है, 1:2:3 में बांटते हैं। अब यहाँ से बी चला गया तो हमारा पूछ रहा है ए सी का अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा। ऑप्शन में दिया होगा 1:3। अगला क्वेश्चन 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि वसूली खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं जो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट होते हैं, उसमें क्या ट्रांसफर किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, संपत्तियों और दायित्वों को ट्रांसफर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है किस मूल्य पर? तो पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, अगला है संपत्तियों और दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में पूछ रहा है, ट्रांसफर किया जाता है। अभी वही चीज है तो मैंने आपको बताया था पुस्तक मूल्य पर। उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मिलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है लाभों की आशा न करे, सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करिए। तो बहुते बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये कौन सी प्रथा है भाई? रूढ़िवादिता की प्रथा होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 101 लिखा है कि आदेश की एकता का सिद्धांत का क्या अर्थ है? आदेश की एकता का सिद्धांत का क्या अर्थ होता है भाई? सीधे समझिए कि रेखाधिकारी द्वारा जो निर्देश दिया जाता है वो आदेश की एकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर हमारे क्वेश्चन में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय लेखांकन मानक 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का संबंध किससे है? तो सीधे समझिए अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन से। ठीक इसी तरह का रहा है कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन समीकरण क्या है? ये भी बार बार पूछता है, चाहे छोटे बड़े कोई भी एग्जाम। तो लेखांकन समीकरण होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है किसी संगठन के सभी लेन देनों को सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है? लिखा है किसी संगठन के सभी लेन देनों को सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो मूल प्रविष्टि में सबसे पहले लिखा जाएगा, मतलब जर्नल। एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय को डेबिट किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। ये ऐसे लिखा रहेगा, एक मशीन की स्थापना पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, या एक मशीन की स्थापना पर व्यय खाता डेबिट किया जाता है। तो जिसकी स्थापना पर जो व्यय खाता डेबिट किया जाता है वो संयंत्र खाता, चाहे वो मशीन हो, चाहे संयंत्र हो, चाहे जो भी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जर्नल से, ध्यान दीजिएगा, जर्नल से लेजर में किए गए हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम जर्नल से लेजर में जब हम
ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई। अगला क्वेश्चन 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि छोटे छोटे व्यय जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है उसको किस सहायक पुस्तक में लिखा जाता है। भाई जितने भी छोटे छोटे हमारे कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम केवल एक ही पुस्तक में लिखते हैं जिसका नाम है खुदरा रोकड़ बही, जिसको अंग्रेजी में पेटी कैश बुक के नाम से जाना जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है 108। लिखा है कि यदि किसी लेन-देन के नाम और जमा माने डेबिट और क्रेडिट पक्ष का अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है, मतलब एक ही रोकड़ बही में एक ही ट्रांजैक्शन को डेबिट में भी लिखा जाएगा, क्रेडिट में भी लिखा जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीधे से जान जाइए, उसको कंट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। खुदरा रोकड़ बही प्रणाली अपनाई जाती है। खुदरा रोकड़ बही में कौन सी चीज अपनाई जाती है, क्या, अग्रदाय पद्धति, इम्प्रेस सिस्टम, खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक में, ठीक है ना। 110 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि किराया क्रय पद्धति में क्रेता माल का स्वामी बन जाता है। जब हायर परचेस सिस्टम में क्रेता माल का स्वामित्व तो कब हस्तांतरित करता है, जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है तभी क्रेता उस माल पर स्वामित्व प्राप्त करता है, उससे पहले नहीं। ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है। अपकिरण का साप, कोई भी अभी सापेक्ष माप के मैंने बताया, कोई भी गुणांक दिया गया होगा, जब भी गुणांक दिया रहे तो सापेक्ष माप है, और गुणांक न रहे तो निरपेक्ष माप है। 112 नंबर क्वेश्चन है 112। 112 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक का परीक्षण शेष बैलेंस शीट से बाहर दर्शाया गया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऐसे समझिए क्या ना है, ट्रायल बैलेंस से बाहर दर्शाया गया, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो 2 जगह, और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो 1 जगह। देखते हैं इसको, ट्रेडिंग के क्रेडिट पक्ष में ट्रायल बैलेंस से बाहर है तो, और बैलेंस शीट के एसेट्स में, और ट्रायल बैलेंस में है तो केवल बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है, यह कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में एक सार्वजनिक कंपनी का डिफाइन किया गया, एक पब्लिक कंपनी की परिभाषा कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 में कहाँ दिया गया है, तो सही ऑप्शन है धारा 269 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है 114 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अंश पूंजी का वह भाग जो जिसकी मांग केवल कंपनी के समापन पर की जाती है, वो कौन सी पूंजी है जिसको कंपनी जब समाप्त होती है उस समय मांगा जाता है, उसका नाम है आरक्षित पूंजी, जिसको संचित पूंजी के नाम से जानते हो। अगला 14 हो गया ना, 15 नंबर क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन है, बताइए, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये आरसी डेविस का कथन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि कई जगह से आप लोग को जो पढ़ाए हैं उसमें से लिए हैं। गति नायक कार्य मार्ग लिपिक आदि को किसके संबंध में प्रस्तुत किया जाता है। गति नायक कार्य मार्ग लिपिक को किसके संबंध में पूछ रहा है, प्रस्तुत किया जाता है, तो सही ऑप्शन क्या है, क्रियात्मक संगठन, FW टेलर का है फंक्शनल मैनेजमेंट, इसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तो कट गया, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अंगूर लता संचार किसे कहते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ऑप्शन में नीचे दिया है, इसको औपचारिक वाहिका द्वारा संचार को, अनौपचारिक वाहिका द्वारा संचार को, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसको कहा जाएगा, अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, इसमें दे रहा है कि प्रबंध को कर्मचारियों की मनोवृत्त प्रक्रियाओं, विचारों, भावनाओं, मनोबल की दशा के बारे में जानकारी मिलती है। प्रबंध को कर्मचारियों की मनोवृत्त प्रक्रियाओं, विचारों, भावनाओं और मनोबल की दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह पूछ रहा है किस में है,
ऊपरगामी संचार वाहिका में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 119 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 119। लिखा है कि जब उच्च स्तर प्रबंधक को निष्पादन की प्रगति की सूचना, जब हाई लेवल के प्रबंधक को निष्पादन की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रतिमान से महत्वपूर्ण विचलन होने पर दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? निष्पादन की बात आ रही है ना, महत्वपूर्ण विचलन की बात आ रही है, तो उसे हम अपवाद द्वारा प्रबंध में मैंने अपवाद द्वारा प्रबंध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन इसमें भी 2 ठो कट गया है। इसमें कह रहा है कि रेखा संगठन है। रेखा संगठन भाई क्या होता है? लिखा है कि संगठन किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित कौशल के अनुसार विभाजित होता है, गलत। संगठन अंतर्विहित कार्यों के अनुसार विभाजित होता है, गलत। रेखा संगठन का मतलब क्या होता है? यहाँ दिया है कि जो रेखा संगठन होता है, अधिकार सत्ता का प्रवाह लंबवत रूप से शीर्ष से नीचे की ओर होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तो ओर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के ऑर्डर आते हैं। इस तरह कुल मिला के आपकी 120 MCQ जो मोस्ट सिलेक्टेड MCQ क्वेश्चन है, जो पूरे 10 टॉपिक से हैं, वो हमने लिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पिछले LT के भी होंगे जो संभावित क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी इसी में शामिल किया गया था। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग पेपर अच्छे से दीजिए ताकि प्री क्वालिफाई हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।